बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने पूरी बेयर एक्ट कवर कर ली, अब हमारा प्रीलिम्स एंड मेंस आसानी से क्लियर हो जाएगा, हमारे कॉलेज एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बिकॉज आप बेयर एक्ट में दिए गए सेक्शन को तभी कंप्लीटली समझ पाएंगे जब आप उसके ऊपर कोई रीसेंट केस लॉ या कोई लैंडमार्क केस लॉ पढ़ेंगे, बिकॉज तभी जाके आपकी पूरी नॉलेज कंप्लीट होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर 37 ऑफ CPC, देखिए इस एरिया से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं, बट अगर आप ऑर्डर 37 को पूरा भी पढ़ लेंगे तो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन कुछ इस तरह के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट किन ग्राउंड्स को कंसिडर करेगा व्हाइल ग्रांटिंग द लीव टू डिफेंड। अब ये चीज आपको बेयर एक्ट में कहीं नहीं मिलेगी, ये चीज मिलेगी आपको केस लॉज में। तो ऑर्डर 37 के ऊपर जो केस लॉज है उनमें कहा गया है कि डिफेंस के पास एक सब्सटेंशियल ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड शैम नहीं होने चाहिए, एंड डिपेंडेंट जो भी अपनी एप्लीकेशन में मेंशन कर रहा है वो एक ट्राइबल इशू होना चाहिए। कोर्ट को लगना चाहिए कि ये ग्राउंड फ्रिवलस या फॉल्स नहीं है, जबकि ये एक ट्राइबल इशू बनता है। तो ये सब चीजें आपको केस लॉज में ही मिलेंगी, एंड बेयर एक्ट पढ़कर आप इस चीज को आंसर नहीं कर पाएंगे। अनदर एग्जांपल ऑर्डर 7 रूल 11। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये ग्राउंड जो ऑर्डर 7 रूल 11 में दिए गए हैं क्या ये एग्जॉस्टिव हैं, यानी कि क्या ये ग्राउंड्स कंप्लीट हैं या कोई अदर ग्राउंड्स भी हैं जिस पर प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर भी केस लॉज आ जाते हैं जो कहते हैं कि अदर ग्राउंड्स भी हैं जिन पर कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सप्रेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट्स बाय द प्लेंटिफ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ के आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकती, उसका जो इंटरप्रिटेशन है या उसका जो रियल मीनिंग है वो कहीं ना कहीं केस लॉज में दिया गया होता है। तो 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई प्रोविजन पढ़ें। सबसे पहले उसका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या उसका कोई पर्पस। सेकंड इज द कीवर्ड्स ऑफ द सेक्शन, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ।